हाँ, तो समझिएगा, देखो प्रत्यय के बारे में डिफिनेशन दिए थे उस टाइम, बता दिए थे कि प्रत्यय चार गो था। हाँ, उन चारों के बारे में हमको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइमिंग है, तो थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन यहीं से समझ में आना चालू हो जाएगा। खाली ये को डिफिनेशन ही तो याद रखना है सर कि प्रत्यय मतलब क्या। प्रत्यय, प्रत्यय में सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि बाद में तो कोई भी चीज का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बाद में जो वाला पकड़ाएगा वही वाला रहेगा, और इतना सारे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। बस जो सबका अलग अलग प्रकार है, सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग शब्द बनता है, जिसकी वजह से प्रकार चेंजेस कर दिया गया है, लेकिन रूल एक ही है, बाद में लास्ट में, ठीक है ना। तो लास्ट वाला दिमाग में रखोगे, खाली हम इतना सुन अगर बोल देते हैं ना शुरू में उपसर्ग पहले वाला और प्रत्यय बाद वाला मैंने, तो इतना में भी हमको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन चूंकि डिटेल में पढ़ना है तो समझना पड़ेगा कि कोई स्त्री होता है, कोई प्रत्यय होता है, कोई विभक्ति वाला होता है, सबका मतलब समझने के लिए इतना पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से अगर बनाना ही सिर्फ है, सिर्फ पहले वाला और बाद वाला चुनना सीख लो, संधि विच्छेद करना सीख लो, ऑटोमेटिक प्रत्यय सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग सबका पार्ट्स बाय पार्ट्स सीखेंगे। पहला वाला है हम लोग का कृत प्रत्यय। तो ये कृत प्रत्यय क्या होता है? हाँ, कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। इसका सीधा सा डिफिनेशन है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वैसा प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है। यही लाइन हम इसको चेंज कर रहे हैं, और तुम लोग क्या करते हो जब पूछते हैं तो तुम लोग यही लाइन दोहराने लगते हो। दोहराना नहीं है, समझना है, अपना मन से समझ कर बोलिए। कृत प्रत्यय क्या है सर? तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? या उसे कहते हैं जो धातु और क्रिया के अंत में जुड़ता है, या तो शॉर्ट में धातु और क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कैसे भी हम लोग बोल रहे हैं, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले अव्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जितना भी चीजें समझ में आ रहा है सब में छोटा सा लाइन है, बस इसको आपको अपने दिमाग से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हूबहू वही वाला दोहरा देते हैं, तो इससे फिर आप क्या सीखें? आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा है, रटन विद्या होगी, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर 10 दिन में भुला जाओगे, एग्जाम आने में अभी साल भर टाइम है। तो जल्दी जल्दी भुलाना नहीं है, इसीलिए खाली कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय युक्त शब्दों को कृदंत कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, कृत को ही कृदंत कहा रहा है, लेकिन क्या सर? जब प्रत्यय लग जाता है, प्रत्यय युक्त मतलब जब प्रत्यय लग जाता है ना, तब उसको नाम हो जाता है कृदंत। कृत प्रत्यय है, लेकिन नम्मा चेंज हो जाता है जब उसमें लगता है तब, और नहीं लगता है तब तक कि ऐसा ही है, नॉर्मल है। जैसे में यहाँ पर है लिखाई, लिख आई, आई खवैया, खवैया, खेवैया, इस तरीके से। तो सब में कुछ ना कुछ प्रत्यय है, और सब क्या है सर? धातु, लिखना, खाना, मतलब हम क्या बताए सर उसमें कि क्रिया या धातु सब होता है, तो उसमें नाक के उच्चारण से समझ में आ जाता है कि ये वाक्य में है या नहीं है। तो यहाँ पर मतलब भी निकल रहा है, और इसका में प्रत्यय यूज भी हुआ है। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको तो समझते हैं कि याद कैसे रखेंगे, कौन वाले एग्जाम में आ सकता है। कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय से कई प्रकार के शब्द बनते हैं, अलग अलग, मतलब एक चीज नहीं बनता है, कई तरह की चीजें बनता है। जैसे कि कोई कोई कृत प्रत्यय लगेगा तो भावना को व्यक्त करेगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। कोई कोई कर्तृवाचक संज्ञा बन जाएगा, कोई कर्मवाचक संज्ञा बन जाएगा, कोई करणवाचक संज्ञा, और कोई विशेषण बन जाएगा। मतलब उसके अंदर में, और विशेषण के अंदर में भी यह है, ठीक है ना, कर्तृवाचक और क्रियक होता है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखे हैं, तो हम लोग पहले समझते हैं इसको कि भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ से एग्जाम में आना चालू, भाववाचक संज्ञा, तो तुमसे यह पूछा जाएगा वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेद ना, वेद ना। अब यहाँ देखो, विद प्लस में अन्ना, विद प्लस में अन्ना, तो यहाँ पर वेदना जो है ना, वो वैसे तोड़ेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए संधि का नियम के पालन करते हुए तोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्ना प्रत्यय हो गया, अन्ना, अन्ना प्रत्यय, विद प्लस में अन्ना, वेदना। अच्छा, तो पूछेगा वेदना में धातु कौन है? धातु विद धातु, विद धातु, ठीक है ना, ऐसे भी पूछेगा। अभी याद दिला दिए तो ठीक ही है, अभी बोलने जा रहे थे। तो वेदना में प्रत्यय पूछेगा तो ये बोल देंगे, और वेदना में धातु कौन है? तो विद धातु। इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेगा एग्जाम में और आता ही आता है, ठीक है ना। संस्कृतियों में भी इस तरीके से मिलेगा तुमको कि विद धातु का प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? वेदना बनेगा, इस तरीके से।
अब वंद अना, वंदना, वंदना में अना, संजना में अब गम और ना, गम और ना यानी कि गमन, तो गमन में कौन सा प्रत्यय है? तो ना। अब इसमें ये नहीं पूछेगा तुमको, सबको ये नहीं पूछेगा। अब इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। अब ये रहेगा ऑप्शन में तुम्हारा चेंज कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ऐसे करके बोलेगा। तो कृत प्रत्यय, इस पर फिर फोकस करेंगे। तुमको फिर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा अन्ना प्रत्यय, ये प्रत्यय, वो प्रत्यय। सबसे ज्यादा ऐसे करके संस्कृतियों में ज्यादा आता है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय। डिफिनेशन को तुमको डिफिनेशन को समझना पड़ेगा। इसमें भावना का बोध हो रहा है सर, वेदना, ठीक है ना। तो वंदना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो गमन, चलना, ये सब, पढ़ाई, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई, वो भावना की बात है। चढ़ाई, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो चढ़ाई, पढ़ आई, पढ़ाई, चढ़ आई, चढ़ाई। इस तरीके से जितना भी प्रत्यय है, प्रत्यय पूछेगा तो हम लोग तो ये बता देंगे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रकार के नाम रहेगा कि निम्न में से कृत प्रत्यय कौन है, तद्धित प्रत्यय कौन है, ऐसे करके। और फिर ये वाला रहेगा, इसको सीए और इसको सीए बोलेगा तब के लिए। और कभी इसको सीए और इसको सीए ऑब्जेक्टिव में रहेगा, कभी इसको सीए और इसको सीए, ऐसे करके रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट कैसे भी दे सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा वाला को समझते हैं, कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा भी आ, अक, अन, इन, ई, उ, उक और उर, इष्णु आदि कृत प्रत्ययों से बनती है। यानी कि सर यहाँ पर भी जो बन रहा है, तो यहाँ पर हम साइड में ही लिख दिए हैं, इतना इतना नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिए हैं, ठीक है ना। कि कर्तृवाचक जो संज्ञा बनता है वो सब भी इसी तरीके से प्रत्यय से बनता है। तो यहाँ पर देखिए, आ प्रत्यय, अक प्रत्यय, अन प्रत्यय, एग्जाम में ज्यादातर आता है सर, इन प्रत्यय, ई, उ प्रत्यय, उक प्रत्यय, उर प्रत्यय, इष्णु प्रत्यय, इस तरीके से याद रखना है। तो जब हम लोग बोलेंगे सर चोर, तो चोर में कौन सा प्रत्यय है? चोर में आ, देखो चूर और आ तो बनेगा चोर, तो यहाँ पर मेरा हुआ आ प्रत्यय। पौ और अक, पौ और अक तब होता पावक, तो पावक में कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय। कभी कभी तुमको मैच ही नहीं करेगा, वहां पर सिस्टम ही नहीं। पौ प्लस में अक, पावक नहीं पर पावक, तो खाली वक में लेकिन लगा देता है, ठीक है ना। तो संधि का भी रूल्स लागू होता है, ये चीज को ध्यान रखेगा। यूज प्लस में अक, योजक, तो हमको संधि का भी रूल्स को लागू करना है। पच प्लस में अक, पाचक, पाचक कौन कौन बचपन में खाया है चलिए, तो ये भी बात समझ में आ रहा है। उसके बाद में है कर्मवाचक संज्ञा। जब हम लोग काम वाम करते हैं ना, तो काम की वजह से इसमें चेंजेस होने लगता है। खाना, ओढ़ना, बिछौना में खा, ओढ़, बिछ धातु और इनमें क्रमशः आ, अना, आवन कृत प्रत्यय लगे हुए हैं। मतलब कि कर्मवाचक, मतलब हम लोग जब काम करते हैं तो ओढ़ना बिछौना ऐसे बोलते हैं ना, ओढ़ना बिछौना, तो ओढ़ना में कौन प्रत्यय है, बिछौना में कौन प्रत्यय है, ठीक है ना। जस्ट यही। तो खाना लाओ, खाना तो कर्म है, काम हो रहा है सर खाना, तो खाना में ना प्रत्यय ऐसे सामने दिख रहा है सर। ओढ़ना, ओढ़ना इसमें भी ना दिख रहा है। अन्ना, ओढ़ ना, तो यहाँ पर अन्न भी दिख रहा है। बिछावन, आवन, इसमें भी दिख रहा है आवन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो ना, इसके एग्जाम्पल वो साथ में मिल रहा है क्रमशः करके। खाना ना, ओढ़ना, ओढ़ अना, तो ओढ़ अन। बिछावन, बिछ आवन, तो आवन। ये सब कृत प्रत्यय लगा हुआ है। हम लोग शुरू से क्या पढ़ रहे हैं, कृत के बारे में, तो सभी में जितना लग रहा है सब कृत प्रत्यय ही है, लेकिन यूज हो रहा है कई रूपों में, बस वो अलग मैटर है। लेकिन सभ्य क्या है, इसमें से जितना भी लग रहा है ना, सभ्य कृत प्रत्यय ही है। तुमको ऐसे करके भी ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कृत प्रत्यय है ना। हाँ, जैसे कि यहाँ पर योजक, योजक में कौन सा प्रत्यय है? अब तुम कहोगे कि योजक में सर अक प्रत्यय, जो भी बोलते हैं ऐसे, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा वो। तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय और कृत प्रत्यय ऐसे में से रहेगा। तो योजक तुमको समझना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा कृत प्रत्यय में। मतलब घुमाएगा ही बहुत तेजी से, और यही लेखन को नहीं समझ में आता है यार कि यहाँ पर प्रत्यय कुछ है, वहां लिखल कुछ है, और मैच एकदम नहीं करेगा। इसीलिए सभी का जिसके अंदर में जो रहेगा उसका एग्जाम्पल 4-5 को जरूर दिमाग में सेट कर लेना। अपना तरीका से तुमको जो लगता है कि ये सिंपल है, दिमाग में रख सकते हैं उस तरीका से। कारणवाचक संज्ञा, ये कारणवाचक कैसे बनाएगा?
ये वे संज्ञा होती है जो क्रिया का कारण होती है, मतलब कि इसके बिना क्रिया होगा ही नहीं और एक वजह से काम करना पड़ रहा है। जैसे में कि बेलन, रोटी बेलते हैं बेलन, तो बेलना बिना रोटी नहीं बेलाएगा। झाड़न, खेती, रेती, मथानी, मत्ते वगैरह है सो, झूला, पलटा, खंती, यहाँ पर खंती है, खंती। तो ये सब चीजों में हम लोग जब तक उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तब तक काम होगा ही नहीं, मतलब उसके बिना नहीं काम होने वाला है। तो अब इसमें करणवाचक है, तो करणवाचक का इधर कंडीशन से लिख दिए हैं, ये इसी का है, नीचे में जगह नहीं था, हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर धातु ले लेते हैं सर, बेलन, तो बेलन में कौन सा प्रत्यय सर, अन प्रत्यय, तब पूरा मिल करके बनता है बेलन। तो बेलन में अन प्रत्यय और धातु बेल, रोटी गोल गोल बेल। झाड़ अन, झाड़न, जैसे कि हम लोग झाड़ते हैं ना, ये झोली वगैरह जो काम उम करते हैं, झाड़ू वगैरह मारना, ये सब चीजें। रेती, रेती में ई प्रत्यय, रेती। मथ आनी, मथानी, ये महते हैं जो। झूल आ, झूला, झूल आ, झूला, तो झूला में कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, इसका जो धातु है कौन होगा, झूल। इस कॉन्सेप्ट से सभी को याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कर करके। कृत प्रत्यय का पांचवा का नाम है सर विशेषण, यानी कि कर्तृवाचक, सीधी सी बात, ठीक है ना, कर्तृवाचक, ठीक है, कर्तृवाचक ना, कृत प्रत्यय को कृदंत, कृत प्रत्यय कर्तृवाचक, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। इन्हें कृदंतीय विशेषण कहा जाता है। क्रिया में कृत प्रत्यय कृदंतीय विशेषण का निर्माण होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा क्या लॉजिक क्या चल रहा है। इन्हें कृदंतीय विशेषण, कृदंतीय अंतीय मतलब क्रिया के अंत के बात कर रहा है। देखो संधि विच्छेद करेंगे तो समझ में आ रहा है, कृदंतीय मतलब क्रिया के अंत में कुछ ना कुछ हेर फेर होगा, वैसन में से प्रत्यय, ठीक है ना, तो कृदंतीय विशेषण कहा जाता है। और क्रिया में कृत प्रत्यय कृदंतीय विशेषण का निर्माण करता है। कृत प्रत्यय लगाने से कृदंतीय विशेषण का निर्माण हो जाता है, मतलब विशेषता भी बताने लगता है। और ये जो है ना वो दो तरह से है, कर्तृवाचक और क्रियाघोतक, यही ना हम लोग को पढ़ना था विशेषण वाला में। अब देखो यहीं से मेन चीजें स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझना। कर्तृवाचक और क्रियाघोतक ये क्या होता है, तो पहले हम लोग कर्तृवाचक को समझ लेते हैं। तो चूंकि सब इसी के डिफिनेशन के अंदर में है, तो इसको हम बोलेंगे कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण, क्योंकि इसी का ना भेदभाव है, इसीलिए इसको पूरा लगा के बोल सकते हैं कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खाना, लड़ना, सोना, सभ्य में जो ना ना आता है लास्ट में, ना ना ने नी जो भी आता है लास्ट में, इसको हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ते थे ना, इन्फिनिटिव, हाँ शायद वही था इन्फिनिटिव में, ना ने नी के बारे में जो आता था बात, तो जस्ट उसी से रिलेटेड यहाँ पर है। खाना, लड़ना आदि में क्रियाओं के अंत में ना को हटा देने पर सिर्फ क्या बचेगा, ना को हटा देंगे तो खाली खा बच जाएगा, लड़ बच जाएगा, आदि बच जाते हैं। और फिर इन धातुओं में आउ, एत आदि और भी जो भी कुछ आ सकता है, लास्ट में हम कुछ जोड़ देते हैं, ये सब हो जाता है कृत प्रत्यय। और देखो कृत प्रत्यय जोड़ करके हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको बढ़िया से पूरा कंप्लीट करते हैं, खाओ बन जाता है, लड़ायत बन जाता है आदि, ये सब हो जाता है कृदंतीय विशेषण। मतलब देखो यहाँ से क्रिया के अंत में कुछ चेंजेस हो रहा है, क्रिया के अंत में ही ज्यादातर हो रहा है, खाना पीना, सोना, लड़ना, झगड़ना, सब में ना आता है, ना को हटाइए और वहां पर कुछ ऐड कर दीजिए। मतलब कि खाना हो गया तो खाऊं, तैरना के तैराक, उसके बारे में कुछ चेंजेस होने लगा है, जस्ट इस तरीके से। तो सबको लास्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो जैसे कि खाना है, तो खाना में हम क्या कर रहे हैं कि ना को हटा दे रहे हैं, खाली बच गया मेरे पास में खा, और खा में कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं जिससे कि इसका विशेषता भी बताने लगता है। तो आओ अगर जुड़ते हैं तो खाओ, खाओ। तैरना में यहाँ पर ना हटा देते हैं, खाली तैर, और तैर में हम क्या जोड़ देंगे, थोड़ा सा विशेषण के साथ में बनाए, तैराक, आप जोड़ देते हैं तो तैराक बन जाता है। इन सभी में जैसे कि लड़ना, तो लड़ ऐत, लड़ाई, तो जस्ट इस तरीके से। और भी इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारा है। चलना, तो चलना चल, और प्लस में हम अगर आलू जोड़ देते चल, चालू। चलना तो चल रहने देते हैं और ना को हटा देते हैं और उसमें आलू लगा देते हैं, तो चल चालू हो जाता है। चल ना, ना हटा दो, चल प्लस में आलू, चल आलू,
क्या चालू बेटा? चल आलू, तो चालू, चल आलू चालू, तो हो गया चालू। इस तरीके से हम लोग आराम से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स है, जैसे कि लूटना, तो लूट और ना को हटा के एरा लगा देते हैं, लूट एरा, लूट एरा, लूट एरा, लूट एरा, जेरा भी लूटना है लूट लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा है। जैसे कि पढ़ना, तो ना को हटा देते हैं आकू, पढ़ आकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू लड़का है भाई रे, तो ना को हटा करके आकू लगा देते हैं। तो इन सब में जो लास्ट में आ रहा था प्रत्यय, तो हम लोग जाने गए थे डिफिनेशन में कि जो लास्ट में आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, सीधी सीधी बात है। दूसरा नंबर को ध्यान से समझिएगा, क्रिया घोतक कृदंतीय विशेषण, ये क्या होता है? ये क्रियात्मक का घोतक होता है, और ये भी दो तरह का होता है। एक होता है वर्तमान के लिए, मतलब वर्तमान कालिक, और एक होता है भूतकालिक, मतलब एगो भूत के बात बताएगा, एगो वर्तमान के बात बताएगा। ये क्रिया घोतक की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। वर्तमान कालिक में ता ते ती कृत प्रत्ययों से वर्तमान कालिक क्रिया घोतक कृदंती विशेषण बनता है। जैसे सपोज दैट, क्या बोला है, ता ते ती, इन सबसे चीजों से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, मरता क्या न करता। अभी देखो मरता में सर कौन सा प्रत्यय, ये वाला ता प्रत्यय, तो जस्ट ये से आगे यहाँ पे वर्तमान कालिक, मरता क्या ना करता, वर्तमान समय को बोध भी करा रहा है। अभी हमको कुछ मुसीबत आ गया है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मरता क्या ना करता, यार जो होता है ऐसे कर दो, तो वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मरता क्या ना करता। रमता जोगी बहता पानी, इसमें भी ता आया है, तो तुम देखना है कि ता में सर, तो ता से हमको तुरंत पता चल जाएगा सर कि इसमें ता प्रत्यय है और वर्तमान कालिक है ये। बहता पानी निर्मला, इसमें भी ता है, ठीक है ना, तो बहता पानी। और अगर इसी को भूतकाल में बोला जाए तो भूतकालिक में आ प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया घोतक कृदंती विशेषण बनता है। मतलब कि इसमें क्या था, ता ते ती, और अगर भूतकाल की बात करेगा तो उसमें आ लग जाएगा, ठीक है ना, आ ए ऐसे करके लग जाएगा, स्वर वर्णमाला से रिलेटेड आ ए ऐसे करके कुछ कुछ लग जाता है। जैसे कि गया आए ना, देखो जैसे गया आए ना आए, जैसे गया हम गए और फिर बोले थे फैमिली को कि हम आएंगे तुम्हारे घर में, तो वो बोल रहा है गया आए ना आए हमारा घर, तो क्या ठिकाना है, मतलब कहाँ रहिएगा, तो जब यहाँ नहीं आए तो कहाँ रहिएगा। तो ये क्या बता रहे हैं, गया आए ना आए, मतलब आ भी गए हैं और फिर हमारे पास में नहीं आए हैं, कहाँ रहेंगे। भूतकाल के बात में थोड़ा सा बात कर रहा है, गया आए ना, नहीं आए, क्या ठिकाना है। इसमें देखो आ गए या आ के मात्रा इसमें आया है। पढ़ा किसी की बात मानता है, हम लोग बोलते हैं कि पढ़ा आदमी की बात नहीं मानता, तो पढ़ा किसी, इसमें भी सर आ के मात्रा आया है। ऐसा में से जीते को जश्न मनाने से कौन रोक सकता है, तो इसमें ए की मात्रा आ गया है। मतलब कि आ ए इन सबसे रिलेटेड अगर बात किया जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भूतकालिक। और अधिकतर इसमें तुम देखोगे कि इसमें थोड़ा सा हल्का बीता हुआ बात, हल्का टाइम में बीता हुआ, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत दिन के, हल्का बीता हुआ टाइम का बात करेगा। जीते को जश्न मनाने से कौन रोक सकता है, मतलब जीता है बेचारा अभी अभी, आज जीतो जश्न मनाओ, तो मतलब कि फिलहाल के बात ही कर रहा है। गया आया और ना आए, क्या ठिकाना है, आ गए हैं अभी तुरंत ना आए हैं, मतलब अभी तुरंत भूत हुआ है, ज्यादा देर नहीं लगा, तुरंत हुआ है, लेकिन अभी यहाँ नहीं आए, तो कहाँ रहेंगे, ठिकाना बताइए। पढ़ा किसी की बात मानता है, जब पढ़ लिख लेता है तो जब पढ़ लिया है, अब केवल बातें नहीं मान रहा है, अपने दिमाग से चलता है, तो जस्ट इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये कृदंत है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय या कृदंत इसी को बोलते हैं ना, कृदंत, कृत या कृदंत। तो कृत के बारे में अब हम लोग बढ़िया से जान लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा प्रकार जानेंगे, कृत के बाद में कौन सा था, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय कंप्लीटली, अब दूसरा में तद्धित प्रत्यय, तीसरा में स्त्री प्रत्यय, चौथा में विभक्ति वाला। ये सब चीजें हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। हम लोग को दूसरा पढ़ना है तद्धित प्रत्यय के बारे में। और तद्धित प्रत्यय क्या है सर, इसके बारे में डिफिनेशन से जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन सबको पहले आया और उसका मतलब थोड़ा बदल दे, क्योंकि प्रत्यय आ रहा है थोड़ा सा मतलब बदल रहा है सर, ठीक है ना, पूरा तो नहीं बदल रहा है लेकिन थोड़ा तो बदल ही देता है। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं सर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से रूपों से हम लोग को देखने को मिलता है। अगर तद्धित प्रत्यय को स्रोत के बात बोला जाए, मतलब कि कहाँ कहाँ से आया हुआ है,
तो हिंदी के अलावा, हिंदी से मतलब है ही हाल, हिंदी का ही है, लेकिन संस्कृत से भी आया हुआ है तद्धित प्रत्यय, अरबी से भी आया हुआ है, फारसी से भी आया हुआ है, और विदेशी भाषा से भी आया हुआ है। इन सभी जगहों से हम लोग के पास में तद्धित प्रत्यय आया हुआ है। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन वाला विदेशी भाषा से आया है, कौन सा संस्कृत भाषा से आया है। तो जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं, वीरता, पशुत्व, पांडित्य, पुस्तिक्य, मौलिक आदि में सभी में तुम देखो इसमें ता लगा है सर, वीरता ता लगा हुआ है, त्वा लगा हुआ है, देखिए पशुत्व त्वा प्रत्यय, सभी में देखना कि एग्जाम्पल में से यहाँ पर बात है तो कौन सा प्रत्यय है सो यहाँ समझ में आ रहा है। यह प्रत्यय, पांडित्य यह प्रत्यय हो गया है, य, पुस्तकीय य, और मौलिक इक आदि संस्कृत मूल के प्रत्यय लगे हैं, मतलब कि ये सब संस्कृत से आया हुआ है। अब ऐसे भी हम लोग कुछ शब्द सोचते हैं ना, तो जैसे पुस्तकीय तो ये सब संस्कृत भाषा में आता है, उसके बाद में जो उसका प्रत्यय रहेगा उससे हम लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ से ये आया हुआ है, ठीक है ना। पांडित्य, पंडित के बारे में बात करते तो ये सब संस्कृत शब्द है, और संस्कृत वाला में जुड़ल है तो उसको हम लोग संस्कृत वाला ही प्रत्यय बोलेंगे, ये हम लोग का संस्कृत से लिया गया है। पंडिताई खेती, घरवैया, बुढ़ापा, बचपन, ससुराल, मौसेरा आदि शब्दों में सभी में देखो आई, पंडिताई आई, पंडिताई ई, खेती बड़काई है तो बड़काई, घरवैया वैया लगा हुआ है इसमें, बुढ़ापा पा लगा हुआ है इसमें, बचपन पन लगा है, ससुराल आल, ससुर आल, ससुर आल तो ससुराल, ससुर आल कहाँ ससुराल, एरा तो देखो यहाँ पर मौस, मौस एरा, मौस प्लस में एरा, मौस, मौस एरा, मौसेरा। तो ये सब में कहाँ से आया सर, हिंदी में से, क्योंकि हम लोग ये सब हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं, मौस मौसा मौसी जो भी बोलते हैं सब हम लोग हिंदी में है सर। उसके बाद में है पेशकार, मेजबान, गुलाब, नेकी, मकानात आदि तद्धितांत शब्दों में कार, बान, आब, ई, आत विदेशी मूल के तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं, मतलब ये सब जो है ना कार, बान, आब, ई ये सब विदेशी प्रत्यय है। अब इसमें देखो तुम पेशकार, तो यहाँ पर देखो आगे कार आया, मेजबान बान, गुलाब गुल अब अब, नेकी तो ई नेक प्लस में ई नेकी, मकानात तो इसमें देखे तो आत, ये सब विदेशी मूल के तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब कि तद्धित प्रत्यय विदेशी से उठाया गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर गाड़ीवान, कागजात, रोजाना, दिलावर, शर्मनाक, कत्लगाह, कैफियत, उम्मीदवार आदि शब्दों में देखो सभ्य में प्रत्यय, यहाँ पर सबका प्रत्यय लिखा हुआ है, बार बार नहीं रीडिंग करेंगे, इन सभी जगह पर देखते हो उसी का प्रत्यय है, और ये सब है सर विदेशज, तो विदेश का बात है यहाँ पे। तो इन सभी में हम लोग को नॉर्मली प्रत्यय का जो सिस्टम है बस एक ही चीज को तो याद ही रखना है कि लास्ट वाला को ध्यान से समझना है, संधि विच्छेद करने के बाद में उसको पकड़ लेना है, कौन वाला लगल है नहीं लगल है वो लगभग सब एक ही नहीं लगता है देखने में, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना है कि कौन वाला तद्धित में आएगा कौन वाला क्या आएगा, तो एक दो बार रीडिंग करेंगे थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, ठीक है। अगर हम जाने सर कि तद्धित प्रत्ययों का कार्य कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते थे, जैसे कि हेडिंग में से पता चला है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन सबके अंत में, तो यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है कि अंत में विशेषण के साथ जुड़ता है, और जुड़ करके क्या बनाएगा, जुड़ता है तो क्या बनता है, इंपॉर्टेंट चीज का भाववाचक संज्ञा, उसमें भावना ला देता है, उनवाचक संज्ञा, यहाँ गुण मत समझ लेना, उनवाचक संज्ञा मतलब उन से रिलेटेड खटिया मचिया सब होता है ना, ये उन से रिलेटेड की बात होगा, कर्तृवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा, विशेषण, ये सब जैसे में हम लोग को दिखता है, मतलब कि इतना सारा चेंजेस करेगा तो हम समझेंगे कि वो सब तद्धित प्रत्यय ही है। जैसे एग्जांपल्स में सर लड़का प्लस में पन, लड़कपन, अब ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, भावना की बात कर रहा है कि लड़कपन है, ये बचपन में लड़ना झगड़ना ये सब लड़कपन करते रहता है, लड़के लोग लड़ते रहते हैं। खाट प्लस में ओला, खटोला, अब खटिया उटिया बनाते तो हम लोग एक तरह से
जो भी बनाते हैं, कोई कोई तो रस्सी से बनाता है, ऊन वाला से भी बना लेता है, कोई कोई बोरवा वाला से बना लेता है, कोई कोई जो खरीद के जाता है सिरकिया वाला जोरवा से बना लेता है। मतलब ओवरऑल कि ऊन से रिलेटेड की बात कर देगा तो समझ लेंगे। कर्तृवाचक सॉरी यहाँ पे बोल तो यही बोल रहे कि ऊनवाचक जिसमें ऊन से रिलेटेड की बात करेगा, ऊन के बारे में बात चर्चा चलेगा, खटिया मचिया ये सब जो बात आता है ये सब ऊन से रिलेटेड बात आ रहा है। स्वेटर वगैरह में बुनना ये सब चीजें ऊन से रिलेटेड बात आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऊनवाचक। कर्तृवाचक संज्ञा अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गया ऊनवाचक हो गया ना, ओला वाला खटोला। कर्तृवाचक में काम कर रहा है सर और उसका नाम में बदलाव हो रहा है। साप और एरा, सपेरा, तो काम करते हुए वो संज्ञा दिखा रहा है। साप और एरा, सपेरा मतलब सपेरा बिन बजा उजा करके काम करता है जो भी। संबंध दिखाने का बात हो रहा है तो मौसा प्लस में एरा, मौसेरा, इसमें संबंध दिखा रहा है कि दोनों में मौसा जो भी है अपना, हमको नहीं याद क्या रिश्तेदारी में बोलते हैं। घर प्लस में एलू, घरेलू, यहाँ पर हम लोग को विशेषता बता रहा है कि घरेलू आदमी है, ये घरेलू काम है तो उसका विशेषता बता रहे हैं। तो ये हमारे पास में तदित प्रत्यय है, सबको थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना, समझ लेना, लगभग याद हो जाएगा। हम लोग का तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, खाली लास्ट वाला सर बस तोड़ने का, संक्षेप इसको साइड करने का बस तरीका आना चाहिए। हम लोग का पूरा का पूरा प्रत्यय ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझने के लिए। आगे में हम लोग बच गया है हमारे पास में स्त्री प्रत्यय और चरम प्रत्यय, ये दो ही है, ठीक है। तो हमारे पास में अब तीसरा प्रत्यय है जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें नहीं दिया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये स्त्री प्रत्यय क्या होता है, कोई भी पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो जो मात्रा इन सबके इस्तेमाल करते हैं ना, उसको ही हम लोग प्रत्यय बोल लेते हैं। पंडित पंडिताइन, समधी समधीन ऐसे बोलते हैं ना, बाघ के बघिनी, हाथी के हथिनी। मतलब कोई भी पुल्लिंग को जब हम लोग स्त्रीलिंग में बदलने लगते हैं तो जिस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जो लास्ट में जोड़ते हैं, उसको हम लोग बोल लेते हैं स्त्री प्रत्यय, जिससे उसका उच्चारण अब स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है ना। मतलब स्त्री प्रत्यय है क्या सर, तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं और उसमें जिसकी वजह से स्त्रीलिंग बनता है उसको स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, ये बहुत सिंपल है, याद रहता है। जैसे नानी बोलते हैं सर, नानी, तो नाना, नानी, नाना से नानी बन गया, तो इसमें ये आ गया जी नानी में। आप देखो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जिसके जिसके सामने में नानी, तो नानी में कौन सा ई प्रत्यय। चाची, पड़ोसन अन, बकरी, बकरी इसमें भी आ रहा है, हथीनी, इनी, इनी, सिहनी, 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 इसमें भी तो नहीं आ रहा है इन, सिहनी, सिहनी। ऐसे बाघिन, बाघिन, तो इसमें भी इन ही आ रहा है। हिरनी, इसमें भी इनी, हिरनी, नी, हिरनी, नी आ रहा है। कबूतरी, री, ये सब चीजें जो है ये सभ्य में इसी लगा हुआ लास्ट में, और उसके वजह से बदल, कपोती भी बोलते हैं, कपोत, कपोती बोलते हैं। धोबीनी, इन, देखो यहाँ पर इन, धोबीन, जिसे को धोबी बोलते हैं ना, धोबी, धोबीन, धोबीनी हम लोग बोलते हैं कभी कभी, धोबी, धोबीन, मतलब क्यों कर बीवी। समधिन, समधि के समधिन, समधिन, इन इरो में भी ना आया है। साली, साली, ली होगी इसमें। आदि अनेक शब्द है जो अपने मूल पुल्लिंग रूप में ये सभी चीजों का जुड़ करके और स्त्री प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बना हुआ है। मतलब कॉमन सब बात है सर कि कोई भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लाने में जो मात्रा का यूज कर रहे हैं, जो शब्द का यूज कर रहे हैं ना, पद का, बस वही मेरा प्रत्यय है, वो हो जाएगा मेरा स्त्री प्रत्यय। सब में नॉर्मली कि हम लोग जैसे देखेंगे ना, कोई चीज का उच्चारण पकड़ में आ जाएगा कि ये हथिनी, बाघिनी, सिंहनी, तो पकड़ में आ जाएगा कि ये स्त्री है सर, ठीक है ना, वो सिंपल सा है। समझना हमको ये वाला है चरम। ये चरम नाम क्यों पड़ा है, चरम प्रत्यय। हम लोग कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं ना
कि चरम सीमा तक जाना है। चरम कभी कभी बोला जाता है कोई कोई लैंग्वेज में कि चरम तक पहुंचना चाहिए अपना, मतलब कि लास्ट पोजीशन तक, उसके बाद कोई पोजीशन ही नहीं बचता है। तो चरम मतलब है कि जब लास्ट कर जाता है उसके बाद कोई भी प्रत्यय नहीं आएगा तो चरम प्रत्यय है। कोई इंसान अगर मंजिल तक पहुंचता है तो अपना चरम पर पहुंचना चाहिए, अपना उच्च पद पर, उसके बाद कोई पद नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि चरम प्रत्यय मतलब कि अपना चरम पर पहुंच जाएगा और उसके बाद में कोई लगने वाला ही नहीं प्रत्यय मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विभक्ति या तो फिर परसर्ग। विभक्ति प्रत्यय भी इसी को बोलते हैं, परसर्ग प्रत्यय भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें 1 2 3 नाम इसका नजर आ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है सर, विभक्ति लग गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रत्यय भी रहेगा कुछ ना कुछ और विभक्ति भी ऐड हो जाएगा, मतलब हम दो प्रत्यय नजर आएगा। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इसको नाम हो जाएगा चरम। कारक की विभक्तियां शब्द का चरम प्रत्यय होती है, एकदम सिंपल सा है कि चरम प्रत्यय कौन होता है सर, तो कारक की विभक्ति। तो कर्ता ने विभक्ति है, कर्म को विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, कारण से विभक्ति है। मतलब जितना हमारे पास में छाऊ सातों है उन सभी को ही हम लोग बोलते हैं चरम प्रत्यय या विभक्ति प्रत्यय। उसी को बोला जाता है क्योंकि उसी को लगने के बाद फिर उसके बाद और प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता है, वहां लास्ट हो जाता है, उसके बाद किसी प्रत्यय का लगाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चरम प्रत्यय, क्योंकि अपना लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। जैसे में कौन कौन सा चरम प्रत्यय होगा सर, तो ने को से हम लोग जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे ना तो कारक चिन्ह में ये रहेगा कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, ये सब जितना भी आएगा सब कंप्लीटली हो जाएगा। किताब में यहाँ पर कोमा भी दिया था, कोमा भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी रख सकते हैं, कोमा दे के भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, एगो कोमा वाला भी किया अलगे से और लिया अलगे से, और एगो में साथ भी रख सकते हैं। ठीक, अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे कर सकते थे, एगो एग्जाम्पल दिए हैं ये वाला, इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये इसमें है। और इतना बड़ा थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है ये एग्जाम में। सुधार के लिए उन्होंने दर्जनों शिक्षाविदों से बात की थी, मतलब कि स्कूल में टीचर की कमी है तो टीचर के लिए बड़ी बड़ी टीचर से बात की, प्रिंसिपल वहां के, यहाँ पर शिक्षा में सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुधार के लिए, अब यहाँ पर देखो के लिए यस आ गया, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, चौथा विभक्ति यहाँ पर आ गया के लिए, ये भी प्रत्यय है। पहले ही बताया था कि जितना भी विभक्ति होता है संस्कृत में सु से सुप तक सारा का सारा प्रत्यय ही होता है, लकार भी सब प्रत्यय ही होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये तो पहला ही आ गया सर कि एगो प्रत्यय हो गया ये। उसके बाद में भी सुधार, शुद्ध प्लस में आर, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, एक रो में को लगा फिर एक और लग गया, दो को लग गया एक की बार में। तो ऐसा इसके बाद में और क्या लगा सकते हैं बताओ, कुछ लग सकता है इसको, हम लोग पहले तक बनाए थे उसके बाद ये लगा, फिर इसके बाद कुछ लगेगा ही नहीं, कोई प्रत्यय ही नहीं ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया चरम प्रत्यय, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं जा सकता है। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, इसमें सुधा मूल शब्द प्लस में आर तो बन जाता है मेरे पास में सुधार, मतलब कि शुद्ध से आर जोड़े तो सुधार बन गया। तो इसमें आर प्रत्यय मेरा नजर आ रहा है, आर प्रत्यय पहले से है और इसके बाद में फिर से चरम प्रत्यय के रूप में चतुर्थी विभक्ति के लिए ये लग गया है, का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए ये हो गया चरम प्रत्यय। अब इसके ऊपर में कोई भी प्रत्यय नहीं आने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास में ये चारों प्रत्यय कंप्लीट होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पहले इसे दिया करता था, अभी नहीं मिलता है देखने को, लेकिन हाई स्कूल में मिल सकता है क्योंकि वो चलते रहता है। हाई स्कूल में आने की संभावना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम हो गया, ना के बराबर। 15-16 के बाद में ऐसा नहीं पूछने लगा है कि उपसर्ग प्रत्यय में अंतर दीजिए, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, मतलब कि व्याकरण से डिफिनेशन वगैरह देना बंद कर दिया है। लेकिन हाई स्कूल में पूछता है तो याद रखेगा, ठीक है, कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, संधि समास में क्या अंतर है, बालाघात किसे कहते हैं, ये सब चीजें पूछता है हाई स्कूल तक, क्योंकि पहले पूछता था एग्जाम में भी, लेकिन अब नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही सर उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ अंतर, और ये तो सबको याद है सर कि उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग लगता था पूरा अर्थ बदलता है, प्रत्यय लगता था थोड़ा सा मतलब बदलता है, पूरा पूरा एकदम पूर्ण रूप से नहीं बदलता है, उसी से रिलेटेड रहता है, लेकिन 100% नहीं बदलता है। उपसर्ग लगता है तो पूरा 100 ही चेंज हो जाता है पूरा, ठीक है, यही सब चीजें है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपसर्ग शब्द के पूर्व लगता है, जानते हैं सर, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। पहला अंतर तो सबको याद रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
उपसर्ग से धातु, संज्ञा या विशेषण के अर्थ प्रायः पूर्णतः बदल जाता है। हाँ, जबकि प्रत्यय से अर्थ पूर्णतः नहीं बदलता, मतलब पूरा पूरा नहीं बदलता, कुछ न कुछ उसमें रह ही जाता है। उपसर्ग का कोई भेद नहीं होता, जो कि हम लोग जानते हैं अभी तक उपसर्ग में कोई भेद नहीं आया, बस उसका उतना में नहीं उपसर्ग आया था। लेकिन प्रत्यय के सर भेद आता है, जो कि 4 को हम लोग पढ़ भी लिए हैं। 4 को भेद आता है, जिसमें चारों का नाम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय उसे बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, चरम प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय या परसर्ग, कुछ भी बोल दीजिए आप, सब इसी का नाम है। तो ये 3 को कुछ नॉर्मल सा निकल जाता है अंतर। और इसके बारे में क्या अंतर दे सकते हैं बताइए? इसमें और कुछ अंतर निकल रहा है जिसके बारे में दे सकते हैं? एक और दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये निम्नलिखित में उपसर्ग प्रत्यय ये है, सॉरी उपसर्ग ये है और ये प्रत्यय ये है। ऐसे 3-4 को एग्जाम्पल इधर का और इधर का दे सकते हैं, ये लास्ट। उसके बाद में हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये से ज्यादा तो है नहीं। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रत्यय, और यहाँ आ गया 15 से 20 नंबर हाथ में। पूरा पूरा जानिए और पूरा सीखिए और 15 से 20 नंबर ला लीजिए।